जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस सामान्य ज्ञान की सीरीज में। तो आज जो है हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर तीसरा देखने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 2 सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जा करके उनको देख लीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है होमियोस्टेटिस जो प्रक्रिया है इसको ये इंगित करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फैक्ट की बात करते हैं तो होमियोस्टेटिस वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर अपनी आंतरिक परिस्थितियों, तापमान, जल संतुलन, रक्त शर्करा आदि को नियंत्रित रखता है। व्यायाम के समय शरीर का तापमान बढ़ता है जिससे पसीना निकलता है और पसीने का जो वाष्पीकरण जो है शरीर को ठंडा करता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो नियंत्रण है ये हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन जो है ये होमियोस्टेटिस का ही भाग है। ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते चलिएगा। तो दोस्तों आज का आपका टारगेट है 50 में से 30 क्वेश्चन सही करने का। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, शीत कोष भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। तो ये जो है श्वसन की दर घटा दी जाती है, इसलिए जो है ये अधिक समय तक चलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आइए फैक्ट की बात करते हैं। तो फल जीवित होते हैं और उनमें श्वसन होता रहता है। कम तापमान पर एंजाइम की क्रिया धीमी हो जाती है जिससे श्वसन की दर जो है ये कम हो जाती है। इससे फल धीरे धीरे पकते हैं और देर से खराब होते हैं। एथिलीन गैस जो है इसका उत्पादन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगर आप उस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो इसको जो है बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट की बात करते हैं तो जब जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं और यह क्रिया जो है ल्यूसीफरीन प्लस ल्यूसीफेरस प्लस ऑक्सीजन की सहायता से होती है। उदाहरण की बात करें तो जुगनू, जेलीफिश, समुद्री मछलियां ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और फास्फोरेसेंस जो है निर्जीव पदार्थों में पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि पर्यावरण से संबंधित सम्मेलनों के संदर्भ में गलत जोड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर जो बेसल कन्वेंशन है ये 1992 में हुआ था। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है ये फरवरी 2004 में, तो यही जो है ये गलत है। ठीक है, इसको जो है 1986 में माना जाता है। और ये जो स्कॉट होम कन्वेंशन है ये मई 2004 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये जो है गलत है। मतलब केवल जो दूसरा कथन है ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये जो है पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें फैक्ट की तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसको H2S इसका सूत्र होता है और धातुओं के साथ अभिक्रिया कर काला आवरण बना देती है। चांदी की बात की जाए तो चांदी भी जो है H2S के कारण जो है काली होती है। H2S की जो गंध है ये सड़े अंडे जैसी होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसकी जो गंध है ये कैसी होती है, तो ये जो है सड़े अंडे जैसी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो कैडमियम है ये जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की तो यूरेनियम जो है 235 इसको जो है परमाणु ईंधन कहते हैं। यहाँ पर जो प्लूटोनियम है 239 इसको भी परमाणु ईंधन कहते हैं। जो थोरियम 232 है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। लेकिन जो कैडमियम है इसका उपयोग कंट्रोल रोड में किया जाता है, इसलिए जो है ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल के किस अवस्था की अपेक्षा ऊष्मा अधिकतम होती है। तो ये जो है वाष्प की अवस्था में जो है ये
ऊष्मा जो है अधिकतम होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यहाँ पर जो विटामिन ए है इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, तो विटामिन डी जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है मेरे दोस्त सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन के जो है ये आंत बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, और जो विटामिन ई है ये केवल भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा कि जो विटामिन ई है ये जो है एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इरला नामक विष किससे बनता है? बताइए, ये जो एल्ला नामक विष है ये किससे बनता है? तो ये जो है कवक से बनता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें फैक्ट की, तो जो एरगट विष कवक द्वारा उत्पन्न होता है और इसे माइकोटॉक्सिन कहते हैं या खाद्य विषाक्तता से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई होती है वो जो है 100 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट की, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो अंडाणु की होती है, और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो ये जो है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी की होती है, ठीक है। तो ये जो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर जो छिपकली है ये जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फैक्ट की, तो स्तनधारी वे जीव होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और उष्ण रक्तीय होते हैं। छिपकली जो है अंडे देती है, दूध नहीं पिलाती है और शीत रक्तीय होती है, ठीक है। इसलिए जो है यह सरीसृप वर्ग में आती है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो जो चमगादड़ है, चमगादड़ उड़ने वाला जो है स्तनधारी है, जो व्हेल है ये जलीय स्तनधारी है। ये दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? बताइए इनमें से जो है कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो मेटाकार्पल है मेरे दोस्त, ये जो हड्डी है ये हथेली में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट की बात करते हैं तो मानव हाथ की हड्डियों का जो क्रम है ये होती है कार्पल यानी कलाई, मेटाकार्पल हथेली, और जो फेलेंजस है ये जो है अंगुलियों को बोलते हैं। हथेली में जो है कुल 5 मेटाकार्पल हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? बताइए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पूर्ण पाचन है ये कहाँ पर होता है? तो ये जो है छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट की, तो छोटी आंत में जो है पित्त रस यानी वसा पाचन, अग्नाशयी रस और आंत रस मिलते हैं, जिससे जो है सभी पोषक तत्वों का पूर्ण पाचन होता है, और यही जो है विली द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है, ठीक है। एग्जाम फैक्ट की बात करें यानी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो छोटी आंत जो है 6 मीटर होती है, और जो बड़ी आंत है ये जो है जल अवशोषण करती है, ठीक है। ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? बताइए इनमें से जो है कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पर जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ये जो है विस्फोटक नहीं है। बाकी यहाँ पर जो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है ये जो विस्फोटक है, डाइनाइट्रोग्लिसरीन है, और जो साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन ये जो है ये सभी जो है विस्फोटक हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं फैक्ट की, तो टीएनटी जो है ये शक्तिशाली विस्फोटक है, जो आरडीएक्स है ये अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक है, जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये जो है डायनामाइट में प्रयोग होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक प्रकृति का नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? बताइए कि इनमें से जो है कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है मेरे दोस्त ये जो है कोशिका का निर्जीव भाग होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, तो कोशिका भित्ति जो है केवल पौधे कोशिका में होती है, मतलब पौधे की कोशिका में होती है, सेलुलोज से बनी होती है ये, और सुरक्षा और आकार ये प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए
जो कोशिका भित्ति होती है पौधे की, ये किसकी बनी होती है? ये जो है सेलुलोज की बनी होती है। जीव द्रव्य जो है नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित भाग हैं। बात करें जो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक राष्ट्र ध्वज से अपनाया है? तो ये जो है रथ का पहिया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो भारतीय राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित जो अशोक चक्र है ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और 24 तीलियां होती हैं इसमें। धर्म और गति का प्रतीक होता है ये, इसे चक्र धर्म चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो ये जो है हर्षवर्धन ने जो है भूमि अनुदान दिया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो हर्षवर्धन के काल में जो है भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हुई थी। ब्राह्मणों एवं अधिकारियों की भूमि जो है और सामंतवाद की शुरुआत इसी के काल में हुई थी। यह मध्यकालीन व्यवस्था की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जितने फैक्ट इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो यहाँ पर जो है ये पाल जो है और राष्ट्रकूट और जो है ये प्रतिहार, ये जो है कन्नौज के हुए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें जो है ये शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ये जो है इसमें शामिल थे। आइए बात करते हैं फैक्ट की, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ था और इसमें शामिल थे पाल वंश यानी पूर्व भारत, राष्ट्रकूट वंश यानी दक्कन, प्रतिहार वंश यानी उत्तर भारत। चोल और पांड्य दक्षिण भारत के राज्य थे और इस संघर्ष में शामिल ये नहीं थे। यह संघर्ष 8वीं शताब्दी मतलब 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भी हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो घटनाएं दी हुई हैं तो इनमें जो है सही काल क्रम में जो है इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो कुतुब मीनार का निर्माण है ये हुआ था, तो पहले नंबर में ये हो जाएगा। दूसरे में हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तीसरे में हो जाएगा भारत में पुर्तगालियों का आगमन। और चौथे में हो जाएगा कृष्णदेव राय का शासन। ठीक है, तो ये जो है इसका सही कालक्रम क्रम है, मतलब ये जो है सही क्रम में व्यवस्थित है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट की, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कब हुआ था? तो 1199 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है ये 1388 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगालियों का जो आगमन है ये 1498 वास्को डिगामा जो है भारत आया था। और जो कृष्णदेव राय का जो शासन है ये 1509 या 1529 में ये हुआ था, मतलब 1509 से लेकर के 1529 तक जो है कृष्णदेव राय ने शासन किया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के दौरान फरमान शब्द का उल्लेख किया गया था। बताइए कि जो मध्यकालीन भारत के दौरान जो है फरमान शब्द का जो उल्लेख है ये किया गया था सिक्के में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें फैक्ट की, तो फरमान शासक द्वारा जो जारी करने वाला जो है आदेश होता है। और कई बार यह शब्द मुद्रा सिक्कों के संदर्भ में भी प्रयुक्त हुआ। मुगल काल में फरमान का प्रशासनिक महत्व बहुत अधिक था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, तो ये गलत है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, तो ये सही है। इसकी मृत्यु जो है 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें वहीं दफनाया गया था, तो ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है केवल 2, 3 और 4 जो है ये सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं फैक्ट की, तो प्रथम जनगणना जो है कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, याद रखिएगा इसको। लॉर्ड मेयो की जो हत्या है ये पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कार्यकाल जो है ये 1869 से लेकर के 1872 तक था इनका कार्यकाल। और वे जो है 5वें नहीं बल्कि चौथे वायसराय थे। ये जो लॉर्ड मेयो हैं ये चौथे वायसराय थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के से जो है सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण जो है कांग्रेस छोड़ दिया था? तो यहाँ पर जो एनी बेसेंट,
मोहम्मद अली जिन्ना और जो बिपिन चंद्रपाल हैं, ये जो सभी जो हैं ये इससे सहमत नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं फैक्ट की। जो एनी बेसेंट हैं ये संवैधानिक राजनीतिक समर्थक थी। जिन्ना जो है असहयोग के विरोधी थे और जो बिपिन चंद्रपाल हैं ये मतभेद के कारण जो है ये अलग हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो ये जो है मैसूर में था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो ये जो है 1818 ईस्वी में जो है पेशवाई को समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट कैथेड्रल प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो ये जो है गोवा में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न न्यायालयों में से किसके काल में हृदय पटल पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है पारित किए गए थे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? तो ये जो है अब्दुल कलाम आजाद थे यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है सप्तर्षि जो बिग डिपर तारामंडल का हिस्सा बनता है। तो ये जो है सही है। सप्तर्षि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है। तो ये भी सही है। बुध ग्रह मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो ये गलत है। यहाँ पर सबसे बड़ा बुध ग्रह सेरेस है। तो ये सही है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ये जो सियाचिन हिमनद है ये कहाँ पर स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सियाचिन है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये स्थित है और भारत पाकिस्तान रणनीति दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये फैक्ट इसकी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत यानी मेकाल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहा गया है? तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है इसको जो है मैकल पर्वत यानी कि मेकाल पर्वत की कन्या यानी मेकल सुता कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? बताइए। तो यहाँ पर जो है मालदीव, गैबान और ब्राजील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो ये जो उपराष्ट्रपति है ये लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता ये जो है नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो ये जो है स्थिरता और स्वतंत्रता ये जो है आधारभूत मूल्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यहाँ पर जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है ये जो है यहाँ से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? बताइए। तो ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है ये लोकसभा जो है भंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्षतः रहता है? तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है नासा के बीच की जो है संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? बताइए। ये जो उस्ताद आमिर खान है ये जो है इंदौर घराने से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये जो व्यवहार विश्लेषण सिद्धांत है इसको जो है डेविड ईस्टन ने जो है प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ताप लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए। ये जो ताप लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है ये 441 मीटर है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो ये जो है आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संघीय बजट में जो है राजकोषीय घाटे का अर्थ है। बताइए। तो इसका जो अर्थ होता है दर घाटे और राजस्व घाटे का योग। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पर जो कीटनाशक है ये जो है निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे किससे समझा जाता है? इसको जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से समझा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये दोस्तों हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। अब आइए आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई? तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आज के बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।